नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आज हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की नदियाँ। उत्तर प्रदेश नदियों के मामले में बहुत ही समृद्ध है और गंगा यमुना जैसी बड़ी और ज़्यादा जलग्रहण क्षेत्र रखने वाली दो नदियाँ यहाँ पर बहती हैं और उनकी सैकड़ों सहायक नदियाँ उत्तर प्रदेश में बहती हैं। तो ये नदियाँ कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ पर ख़त्म होती हैं, इनकी सहायक नदियाँ क्या हैं, पूरा का पूरा जो है विवरण नदियों के बारे में हम मानचित्र से समझेंगे और इस तरह से समझेंगे कि आपको बिल्कुल एक एक नदी के बारे में मानचित्र पर याद हो जाएगा कि किस तरह से नदियों का उद्गम कहाँ से हो रहा है, कहाँ पर उनका मिलन हो रहा है, जलग्रहण क्षेत्र कितना है, उनका अपवाह तंत्र किस प्रकार का है। तो सब कुछ जो है हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अगस्त 2021 को समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और दिसंबर में मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ROARO यानी समीक्षा अधिकारी के लिए जो है पूरा क्रैश कोर्स डिजाइन किया है, जो वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में है। इसमें वीडियो लेक्चर्स प्लस नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज ये सभी आपको मिलेगा। 3 तरह के सेगमेंट हैं इसमें, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसमें एक हमने जो है कंबाइंड बनाया है जिसमें प्री आरओ मेंस दोनों को हम कवर करेंगे उस कोर्स में। और हर सेगमेंट में जो है, चाहे वो सामान्य अध्ययन हो, चाहे वो सामान्य हिंदी हो, सभी के नोट्स, PDF नोट्स और मुख्य परीक्षा की स्पेशल तैयारी, जो उसका जो है परंपरागत लेखन का कार्य होता है उसकी। और दूसरा सेगमेंट है केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जो लोग केवल प्रारंभिक परीक्षा के बैच से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए। और तीसरा जो है केवल मुख्य परीक्षा के लिए। तो इसको लिए जो है जो ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए उसके लिए आप जो है ROARO वीडियो कोर्स या ROARO क्रैश कोर्स लिखकर इस नंबर पर यानी 9506742546 पर भेज दीजिए और आपको रिप्लाई में जो है पूरी बात बता दी जाएगी। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप इसी बार जो है उस प्रयास में सफल हो जाएं, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी कोई रेगुलर एग्जाम नहीं होता है। इस PCS की तरह ये निश्चित नहीं है कि जो है हर साल इसकी वैकेंसी आएगी। 2017 के बाद अब सीधे जो है 2021 में वैकेंसी आई है, उससे पहले 2016 में आई थी। तो काफ़ी लंबे लंबे गैप पे आती है, पद भी ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो अगर आपने लक्ष्य बना लिया है कि 2021 का समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आप हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं। और आपको निश्चित रूप से जो है मैं ये आश्वासन दे सकता हूँ कि आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। आप अपनी तैयारी से जो है पूरी तरह से संतुष्ट होकर, और उम्मीद है कि आप इस परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की नदियां हैं इनको 3 हम बड़े भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो 3 भाग जो है उनके उत्पत्ति और उनके बहने के स्थानों के आधार पर हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, एक तो वो नदियां हो गई जो हिमालय से जिनकी उत्पत्ति होती है और उत्तर प्रदेश में वो बहती हैं। तो हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां जो उत्तर प्रदेश में आती हैं, गंगा, यमुना, शारदा जिसको काली भी कहते हैं, उसके अलावा गंडक, रामगंगा, सरयू जिसका नाम घाघरा भी है, राप्ती और रोहिणी, ये सभी नदियां जो है इनकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी हिमालय की श्रेणी से होती है और वो वहाँ से बहते हुए उत्तर प्रदेश में अपना अपवाह तंत्र आगे बढ़ाती हैं। उसके बाद दूसरे तरह की नदियां वो हो गई जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय पठार हमने फिजिकल जब पढ़ा था, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ा था, तो प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा था। नीचे का बुंदेलखंड का जो रीजन है पूरा, वहाँ उस एरिया से निकलने वाली यानी प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं, जिसमें प्रमुख है चंबल नदी, बेतवा, सिंध, टोंस, केन, सोन और हिंडन नदियां। ये सभी कहीं ना कहीं जो है प्रायद्वीपीय पठार, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे उसके नीचे मध्य प्रदेश या राजस्थान या हरियाणा, जहाँ से भी इनकी उत्पत्ति हो, ये प्रायद्वीपीय पठार का कोई ना कोई भाग है। तीसरे तरह की नदियां हैं मैदानी क्षेत्र में स्थित किसी झील या दलदल से निकलने वाली नदियां, जिनको हम स्थलीय नदियां भी कहते हैं। ये ऐसी नदियां हैं जो ना तो हिमालय से निकलती हैं ना प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। ये किसी न किसी झील से, किसी ताल से या कहीं ना कहीं किसी दलदली भूमि से इनकी उत्पत्ति होती है और इनका बहाव जो है बहुत ज़्यादा ना होके जो है एक सीमित क्षेत्र में ये बहती हैं और अपनी जो है जो प्रमुख नदी है उसमें ये जाकर मिल जाती हैं।
तो इस तरह की बहुत सी नदियां हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें प्रमुख रूप से हम लोग गोमती नदी, वरुणा, सई, पांडो, ईसन, ये सब नदियों के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी नदी है, भारत की भी सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी, और गंगा नदी जो है उत्तर भारत का प्राण भी कही जाती, क्योंकि जितनी भी उत्तर भारत में समृद्धि है वो गंगा नदी की वजह से है। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट, जो गंगोत्री हिमानी है, या जिसको हिमानी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियर। तो गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से ये निकलती है, गोमुख नामक स्थान से, और यहाँ पर ये जो है भागीरथी के नाम से जानी जाती है। जब इसकी सर्वप्रथम उत्पत्ति होती है तो इसकी जो मूल शाखा है वो भागीरथी कहलाती है, और ये भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर ये है, और ये भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। अब इसका विस्तार हम देखेंगे कि जो है विभिन्न राज्यों में कितना कितना जो है ये विस्तारित है, किलोमीटर में इसकी लंबाई देखेंगे। देखिए, आप बहुत सी बुक्स पढ़ते होंगे तो ये जो विस्तार है ये हो सकता है आपने जो बुक पढ़ी हो उससे मैच ना करे, लेकिन ये डेटा जो है एनसीईआरटी का है, क्योंकि जब कई सारी जो है भिन्न भिन्न चीज़ें होती हैं तो हम एनसीईआरटी को सबसे ऑथेंटिक सोर्स मानते हैं। तो एनसीईआरटी के आधार पर ये डेटा लिखा हुआ। उत्तराखंड में जो गंगा नदी है इसकी लंबाई कुल जो है 110 किलोमीटर है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा अपवाह है। 1450 किलोमीटर की कुल लंबाई जो है, कुल दूरी ये तय करती है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ये बिहार में इंटर करती है तो 405 किलोमीटर लगभग वहाँ पर दूरी तय करती है, और झारखंड में जो है सबसे कम जो है 40 किलोमीटर ही इसका केवल क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर, और इस तरह से अगर हम सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास 2525 किलोमीटर इसकी जो टोटल लंबाई है भारत में वो आ जाएगी। और भारत में इसका जो कुल जल ग्रहण क्षेत्र है ये बहुत ही ज़्यादा है, और यही जो है जल ग्रहण क्षेत्र के कारण जो है गंगा का जो मैदान कहलाता है वो इलाका जो है बहुत ही उपजाऊ है, समृद्ध है, और कृषि और बाकी चीज़ों के लिए जो है वहाँ पर समृद्धि होती है। तो भारत में जो कुल जल ग्रहण क्षेत्र है इसका ये 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखने चाहिए। आगे चलते हैं। अब गंगा नदी का हमने उद्गम देख लिया, किस तरह से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। तो गंगा नदी जब अपने सोर्स से निकलती है, अपने स्रोत से निकलती है, यानी गोमुख से जो है भगीरथी के नाम से निकलती है, तो उसके बाद जो है ये आगे चल के इसके कई सारे संगम होते हैं, जिसको अभी हम आगे जो है इसका चित्रीय निरूपण भी देखने जा रहे हैं। पहले थोड़ा सा फैक्ट की जो बात है उसको याद कर लीजिए। अलकनंदा जो है गंगा में आके मिलेगी, जब भागीरथी में मिलेगी तो अलकनंदा और नंदाकिनी जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान को, ये सभी स्थान कहाँ पर हैं? ये सभी स्थान जो है उत्तराखंड में है। तो अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है नंदप्रयाग में। सीधे सीधे इस तरह के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा ये कहाँ मिलती हैं? ये रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं। फिर पिंडार नदी और अलकनंदा नदी जहाँ पर मिलती हैं उस संगम स्थल का नाम क्या है? कर्णप्रयाग। सभी तीर्थ हैं, हिंदुओं के जो है सभी प्रसिद्ध तीर्थ हैं। और भागीरथी और अलकनंदा जब फाइनली मिलती हैं इसके बाद जो है ये क्या कहलाने लगती है? ये गंगा नदी कहलाने लगती है। इससे पहले जो है इसके नाम जो है अलग अलग होते हैं, लेकिन जब भागीरथी और अलकनंदा फाइनली आपस में दोनों धाराएं मिल जाती हैं देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में मिलने के बाद जब ये आगे की ओर बढ़ती है ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ जो है, तब जो है इसको हम लोग जो है गंगा नदी को कहकर पुकारने लगते हैं। तो ये मैंने डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए, जिससे आप इस चीज़ को समझ पाएं कि किस तरह से इसकी उत्पत्ति हो रही है, कहाँ कहाँ पर जो है इसके विभिन्न संगम हो रहे हैं। तो ये गंगा नदी तंत्र का जो है पूरा चित्र बनाने का मैंने प्रयास किया है। सबसे पहले जो प्रमुख जो गंगा हम मान सकते हैं वो है क्या? केदारनाथ चोटी के उत्तर में गंगोत्री हिमानी यानी गंगोत्री जो ग्लेशियर है उसमें गोमुख नामक एक पर्टिकुलर प्लेस है। तो उसी गोमुख से जो है एक धारा की उत्पत्ति होती है जो गंगा की जो है सबसे बेसिक धारा है, और इसको ही हम जो है भागीरथी नदी उस समय कहते हैं। यानी यहाँ पर इसका नाम
गंगा नहीं पड़ता है, हालांकि गंगा ही प्रचलित रूप से कहा जाता है, लेकिन जो है इसका जो ओरिजिनली नाम है वो भागीरथी नदी ये कहलाती है। फिर ये धीरे धीरे जो है उत्तराखंड में बहते हुए आगे बढ़ती है। अब कई सारी इसमें और भी भगीरथी में धाराएं मिलती हैं, जिसको अभी हम आगे भी देखेंगे। तो एक प्रमुख धारा है भीलांगना। ये भीलांगना जहाँ पर गंगा नदी से मिलती है उसको हम गणेश प्रयाग के नाम पर जानते हैं, और इसी संगम पर जो है एक तीर्थ भी बसा हुआ है, साथ में यहाँ पर टिहरी बांध भी बनाया गया है। तो ये जो भीलंगाना और भागीरथी का संगम हो रहा है ये गणेश प्रयाग में हो रहा है, और यहाँ पर जो है टिहरी बांध भी बना है। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ती है और कहाँ पहुँचती है, देवप्रयाग। देवप्रयाग अभी हमने पढ़ा था क्यों फेमस है, क्योंकि देवप्रयाग में ही जो है अलकनंदा से इसका जो है संगम हो जाता है। फिर अब हम चलते हैं धौली गंगा और विष्णु गंगा। तो जो अलकनंदा है नदी, ये मूल रूप से दो धाराओं में इसकी उत्पत्ति होती है। सबसे पहले तो संतोपत हिमानी या संतोपत ग्लेशियर जो है उत्तराखंड का, यहाँ से जो है दो अलग अलग धाराएं जो है बाइफरकेट होकर निकलती हैं मौलिक रूप से। एक को हम लोग धौली गंगा कह देते हैं, एक को हम लोग विष्णु गंगा कह देते हैं। और यही धौली गंगा और विष्णु गंगा आकर मिलती हैं कहाँ पर, विष्णु प्रयाग में। तो इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, विष्णु प्रयाग कहेंगे। और जब ये विष्णु प्रयाग में आपस में इनका संगम हो जाता है, आपस में इनका मिलन हो जाता है, तो ये संयुक्त धारा जो है अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर हम इसको क्या कहने लगते हैं, अलकनंदा। अब ये पूरे अपने सफर में अलकनंदा कहलाएगी, देवप्रयाग तक पहुँचने तक इसको हम अलकनंदा नाम से ही संबोधित करेंगे। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है और नंद प्रयाग आता है। नंद प्रयाग में क्या खासियत है, अभी हमने पीछे देखा था, यहाँ पर नंदाकिनी नदी इसमें आकर मिल जाती। कौन सी नदी है, नंदाकिनी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो तरह की नदियाँ, मंदाकिनी भी है, नंदाकिनी भी है। तो ये कौन सी नदी, नंदाकिनी। और नंदाकिनी के कारण इसका नाम क्या पड़ा, नंद प्रयाग। तो अलकनंदा प्लस नंदाकिनी कहाँ पर मिली, नंद प्रयाग में मिली। उसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ी अपने सफर पर, फिर आया कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी या पिंडार नदी जो है इसमें आकर मिल जाती है। बीच में और भी बहुत सी धाराएं हैं जो मिलती हैं, लेकिन इतनी सारी धाराएं हैं कि उनको याद करना भी मुश्किल है। लेकिन प्रमुख रूप से जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सामान्य ज्ञान के लिए जरूरी है वो सब जो है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी से इसका संगम हो गया। उसके बाद जो है रुद्रप्रयाग नामक स्थल पर मंदाकिनी नदी इसमें आकर मिल गई, यानी मंदाकिनी से अलकनंदा का संगम कहाँ पर हुआ, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिली मंदाकिनी नदी। इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ी। अब आया सबसे बड़ा स्थल देवप्रयाग। देवप्रयाग में क्या हुआ, भागीरथी जो केदारनाथ चोटी के गंगोत्री हिमनद के गोमुख से जो है जो भागीरथी की धारा निकली थी, बहुत सारी नदियों को अपने साथ में लाते हुए फाइनली देवप्रयाग में वो अलकनंदा नदी से मिल जाती है। और जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी, ये अलकनंदा है ये भागीरथी है, इनका देवप्रयाग में संगम होता है। इस संगम के बाद जो है दोनों की संयुक्त धारा आगे बढ़ती है, उत्तराखंड से जो है दक्षिण की ओर बढ़ने लगती है, और ये धारा जो है गंगा नदी फाइनली कहलाने लगती है। तो गंगा नदी जो नाम है वो अगर ऑथेंटिक तरीके से देखा जाए तो यहीं से उसका नाम जो है गंगा नदी पड़ता है। फिर ये गंगा नदी आगे बढ़ी, ऋषिकेश आया, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार आया, और हरिद्वार के बाद जो है ऋषिकेश, हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश बिजनौर जिले से होता है। तो ये गंगा नदी का उद्गम से लेके और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक का सफर हो गया। अब यहीं पर जो है हम बात कर लेते हैं यमुना नदी, क्योंकि यमुना नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की। तो यमुना नदी जो है यमुनोत्री में जो है जो बंदरपुछ पहाड़ी है वहाँ से जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है, और यमुना नदी जो है आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश पहुँचती है। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर सबसे पहले जो है ये सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश बिजनौर से होता है, बिजनौर जिले से,
और यमुना नदी का जो है प्रवेश जो है सहारनपुर से होता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको जो है ये सब चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी कि गंगा नदी की उत्पत्ति किन किन धाराओं के मिलने से हुई और ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक यहाँ पर पहुँच गई। अब गंगा नदी में जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी धाराएं निकलती, केवल नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, ये 4 ही जो है ऐसे स्थल नहीं है जहां पर इनमें धाराएं मिलती हैं। गंगा नदी में सैकड़ों दर्जनों धाराएं मिलती हैं बीच बीच में, लेकिन उनको याद रखना आसान नहीं है। तो एक बार जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी धारा इसमें मिल रही है। तो भागीरथी में जो है एक नदी मिलेगी रुद्र गंगा। ये कहाँ मिलेगी? ये गंगोत्री के निकट ही मिलेगी, जहाँ से भगीरथी का उद्गम हो रहा है वहीं से गंगोत्री के निकट ही इसमें एक रुद्र गंगा नदी मिल जाएगी आके। फिर भागीरथी में एक नदी और मिलेगी, जाड़ गंगा। ये भैरव घाटी नामक स्थान है उत्तराखंड में। ये सभी जो है हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी हैं, जहाँ जहाँ पर भी ये संगम है। तो ये भैरव घाटी में आकर जो है इसमें जाड़ गंगा मिल जाती है और सभी के आगे जो है लगभग गंगा लगाया जाता है, क्योंकि ये सभी जो है गंगा की सहायक धाराएं हैं। उसके बाद भगीरथी आगे बढ़ी, इसमें मिली असी गंगा। असी गंगा कहाँ पर मिलती है? आके डोडी ताल में मिलती है, जो कि उत्तराखंड में है। इसके बाद इसमें एक और धारा गंगा की मिलती है, सिया गंगा। भगीरथी में जो झाला नामक स्थान है उत्तराखंड में, यहाँ पर जो है इसका संगम होता है। भिलंगना के बारे में मैंने आपको बताया ही, भिलंगना भागीरथी में मिलती है और उस स्थल को हम गणेश प्रयाग कहते हैं, ये भी उत्तराखंड में ही है। उसके बाद भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और इनको प्रचलित रूप से सास और बहू कहा जाता है, ये याद रखिएगा। कभी इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मान्यता के अनुसार जो है भागीरथी को सास कहा जाता है। सास यानी जो उम्र में बड़ी है और सीनियर है, क्योंकि गंगा की मुख्य धारा कौन सी है? भगीरथी है और उसमें बहू का मिलन होता है अलकनंदा का। तो सास और बहू कहाँ मिली? देवप्रयाग में, जो कि उत्तराखंड में है। इसके बाद गंगा में राम गंगा मिलेगी, ये सब उत्तर प्रदेश अब शुरू हो जाएगा। तो गंगा में राम गंगा का मिलन कहाँ पर होगा? कन्नौज में होगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। गंगा यमुना का मिलन, संगम आप जानते हैं, यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती जो अब विलुप्त नदी है लेकिन तीनों का संगम होता है, इसको त्रिवेणी भी कहते हैं। तो ये प्रयागराज में होता है उत्तर प्रदेश में। गंगा में एक और सहायक नदी टोंस मिलती है, ये भी प्रयाग में ही मिलती है। प्रयाग में यानी सिरसा के पास जो है सिरसा नामक एक स्थान है प्रयागराज में, वहाँ पर ये संगम होता है टोंस नदी से। गंगा में गोमती मिलती है, ये कैथी नामक स्थान पर, जो कि गाजीपुर में है, ये भी उत्तर प्रदेश का हो गया। और गंगा में तमसा नदी मिलती है बलिया के पास उत्तर प्रदेश में। तो ये गंगा की कुछ प्रमुख धाराएं हैं जो गंगा में आकर मिलती हैं, गंगा की सहायक नदियां भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो ये हो गया जो है एक खाका की कहाँ कहाँ पर गंगा नदी बहते हुए आगे बढ़ रही है और उनमें कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं और उन स्थलों का नाम क्या है। अब कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है दाएं ओर से कौन सी मिल रही है, बाएं ओर से कौन सी मिल रही है। तो अभी जब हम आगे मैप से इसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वैसे भी जो है इसका बिल्कुल मैप फिट हो जाएगा कि दाएं से और बाएं से कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं। एक बार बस यहाँ पर जो है इसको ओवरव्यू के लिए देख लेते हैं। तो बाएं ओर से गंगा में मिलने वाली नदियां कौन सी हैं जो बाईं तरफ से आके मिलती हैं। तो इसमें राम गंगा हो गई, गोमती नदी हो गई, घाघरा नदी हो गई, गंडक हो गई, बूढ़ी गंगा, कोसी नदी, महानंदा और ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां जो है गंगा में कहाँ पर आके मिलती हैं? बाईं ओर से गंगा में इनका संगम होता है। और दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, यमुना नदी दाएं से मिलती है, टोंस नदी दाएं से मिलती है और सोन नदी यहाँ पर दाएं से मिलती है। अभी जब हम मानचित्र में देखेंगे तब आपको बिल्कुल अच्छे से ये याद हो जाएगा। अब गंगा की जो सहायक नदियां हैं इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्या क्रम है? पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरह का क्रम जो है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो यमुना, उसके बाद टोंस, ये हम पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बाद गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी नदी, महानंदा, हुगली और ब्रह्मपुत्र। तो ये क्या क्रम है? ये पश्चिम से पूर्व की ओर जो है गंगा नदियों की गंगा की सहायक नदियों का क्रम है। अब आगे बढ़ते हैं।
ये आपको समझाने के लिए एक डायग्राम मैंने बनाया है। पहले इस डायग्राम के माध्यम से हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि जो गंगा नदी है तंत्र है, इसमें कौन कौन सी नदियां कहां पर मिल रही हैं, किस प्रकार से मिल रही हैं। उसके बाद हम इंडिविजुअली एक एक नदी के बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले ये आपके सामने जो नीले रंग से आ रही है कौन सी नदी है, ये गंगा नदी। इसको मैं नीले कलर से ही आपको दिखाता हूं। तो ये ब्लू कलर से जो आ रही है नदी, ये पूरी गंगा नदी की धारा है। उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर भी अभी हम इसको देखेंगे। ये गंगा नदी बढ़ रही है और यहाँ पर जो है गाजीपुर के बाद जो है ये इधर निकलकर छपरा पटना यानी जो है बिहार की ओर बढ़ गई है। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं कि गंगा नदी में जो बाईं ओर से नदियां आके मिल रही हैं, इसकी सहायक नदियां, ये कौन कौन सी नदियां हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया जो है, सबसे पहले हम रामगंगा की बात करते हैं। रामगंगा जो है पौड़ी के दूधातोली पर्वत के जलागम क्षेत्र से निकलती है और कन्नौज में आकर इसका संगम होता है गंगा नदी से। और किस तरफ से मिल रही है आप देख रहे हैं, बाएं तरफ से जो है ये गंगा नदी में मिल रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है गाजीपुर शहर हमारा। गाजीपुर में क्या है, गोमती नदी जो है मिल रही है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ होता है, गोमती एक स्थलीय नदी है और इसकी उत्पत्ति जो है फुल्हर झील या गोमत ताल भी कहते हैं उसको, पीलीभीत में स्थित है। वहीं से इसकी धारा उत्पन्न होती है और ये पूरे उत्तर प्रदेश में बहते हुए गाजीपुर में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी एक और सहायक नदी है, वैसे तो कई सहायक नदियां हैं। एक सई नदी सहायक नदी जो काफी लंबाई में जो है उत्तर प्रदेश में ट्रेवल करती है। तो सई नदी का उद्गम कहां से होता है, हरदोई के भिजवान झील से सई नदी का उद्गम होता है और वो जो है उत्तर प्रदेश के 4-5 शहरों में बहते हुए जौनपुर में जाकर ये गोमती नदी में मिल जाती, क्योंकि ये जो है गोमती नदी की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली अगली नदी कौन सी है, शारदा या काली नदी। इसको शारदा भी कहते हैं, काली भी कहते हैं, कई नाम है इसके। तो इसकी उत्पत्ति जो है नेपाल में होती है, इसकी उत्पत्ति होती है पिथौरागढ़ जो कि उत्तराखंड में है और पिथौरागढ़ के काला पानी से जो है इसकी उत्पत्ति होती है। और जो उत्तर प्रदेश में जो है शारदा या काली नदी का प्रवेश होता है वो कहाँ से होता है, वो पीलीभीत से प्रवेश होता है। पीलीभीत से जो है ये आती है और ये बहराइच में घाघरा नदी में मिल जाती है। ये कभी भी डायरेक्टली जो है गंगा नदी में नहीं मिलती है। ये घाघरा की एक सहायक नदी है। अब घाघरा के बारे में देखते हैं। घाघरा जो है इसकी उत्पत्ति तिब्बत के पठार के मामचा चुंगो ग्लेशियर से होती है और ये बहराइच में इसका मिलन शारदा नदी या काली नदी से होता है। फिर ये आगे बढ़ती है और देवरिया में जो है ये मिल जाती है राप्ती नदी में। और राप्ती नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये धौलागिरी श्रेणी जो हिमालय की है उसके रुकुम कोट नामक स्थान से इसकी उत्पत्ति होती है और देवरिया में ये घाघरा में मिल जाती है। फिर भायली जो है घाघरा सरयू बन जाती है अयोध्या पहुंचकर और सरयू जो है या घाघरा जो है छपरा में जाकर बिहार में मिल जाती है, गंगा नदी पर जाता है। उसके बाद अगली नदी है गंडक नदी। गंडक नदी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं बहती है। ये महाराजगंज देवरिया आदि की सीमा पर जो है बहते हुए बिहार में हाजीपुर नामक स्थान पर जाकर गंगा में बाएं ओर से मिल जाती है। तो गंडक नदी जो है इसकी उत्पत्ति नेपाल से होती है। नेपाल में इसको सालिग्रामी या नारायणी नदी कहा जाता है। सालिग्राम पत्थर जो होता है, सभी जो लोग हिंदू हैं जिनके घर में पूजा होती है तो उनके यहाँ सालिग्राम पत्थर जरूर होता है और ये सालिग्राम पत्थर जो है नारायणी नदी या सालिग्रामी नदी में नेचुरली पाया जाता है। वहाँ पर जो है वहीं से जो है ये सब जगह भेजा जाता है। तो इसी कारण सालिग्राम पत्थर वहाँ पर जो काले रंग का होता है और उस पर धारियाँ पड़ी होती हैं, उसके पाए जाने के कारण इसको सालिग्रामी नाम भी दिया जाता है। और नारायणी नदी, इसके पीछे भी एक पौराणिक तथ्य है ना, भगवान विष्णु से संबंधित जो है कोई श्राप वगैरह था, उसके बाद उनका उसमें वास होता है। तो कुल मिला के जो है भगवान विष्णु से इसको जोड़े जाने के कारण इसको नारायणी नदी भी कहा जाता है।
और ये हाजीपुर में जाकर जो है मिल जाती है गंगा नदी से। तो ये हमने देख ली जो है पूर्व की सारी बाएं ओर से मिलने वाली नदियां। अब हम चलते हैं गंगा में दाएं ओर से कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं। तो सबसे प्रमुख नदी जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना नदी। यमुना नदी एक लंबा चौड़ा कोर्स पूरा करके जो है प्रयागराज में मिल जाती है, ये बात हम लोग सब जानते हैं। यमुना नदी की भी बहुत सारी दर्जनों जो है सहायक नदियां हैं, जिसमें से हिंडन जो है ये नोएडा में इससे मिलती है। हिंडन की उत्पत्ति शिवालिक श्रेणी से होती है उत्तराखंड के। उसके बाद जो है औरैया नामक स्थान पर इसमें चंबल नदी आकर मिल जाती है। औरैया में एक पंचनदा है, मुरादगंज नामक जगह है, अभी आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे। वहाँ पर जो है इसमें चंबल नदी आके मिलती है। और चंबल की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? इंदौर के पास महू की जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। और चंबल की भी कई सहायक नदियां हैं जो इसमें लगातार मिलते हुए चलती हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमीरपुर में अगला संगम आपको दिखाई देगा। हमीरपुर में बेतवा नदी का संगम होता है। बेतवा नदी जो है भोपाल के पास से निकलती है और उत्तर प्रदेश के जालौन से होते हुए ये हमीरपुर में मिल जाती है। और बेतवा की एक सहायक नदी है धसान। धसान भी जो है एमपी के रायसेन से निकलती है और जालौन नामक जिले में, जालौन में जाकर उत्तर प्रदेश के ये बेतवा में मिल जाती है। तो फाइनली बेतवा नदी जाकर हमीरपुर में मिलती है। उसके बाद केन नदी की बारी आती है। केन नदी भी जो है यमुना की जो है एक प्रमुख धारा है, सहायक नदी है। और केन नदी बांदा में आकर इससे मिल जाती है, जो कि कैमूर की पहाड़ियों से इसकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद टोंस नदी या तमसा नदी, ये डायरेक्टली जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। तो इसको तमसा नदी कहते हैं। ये मैहर के पास, जो मैहर हमारा तीर्थ स्थल है उसके पास जो है तमसा कुंड एक है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, इसीलिए इसका नाम तमसा भी रखा गया है। तो टोंस नदी आगे बढ़कर जो है प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर समाहित हो जाती है या इसका संगम हो जाता है। और गंगा नदी में मिलने से पहले टोंस में एक और नदी आके मिलती है जो है बेलन नदी। तो बेलन नदी आकर जो है ये प्रयागराज में ही गंगा नदी में जब संगम होना होता है उससे पहले ही मिलती है। इसके बाद सोन नदी की बात करें, सोन नदी थोड़ा लंबाई में ज़्यादा है और ये अमरकंटक की पहाड़ियों के सेसा कुंड नामक स्थान से इसकी उत्पत्ति होती है। सोनभद्र और ये सब बहते हुए ये जो है निकल जाती है उत्तर प्रदेश के बाहर और पटना में जाकर ये जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो जैसा कि हमने पीछे देखा था यहाँ पर बाएं ओर से और दाएं ओर से मिलने वाली नदियाँ, तब अब आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि कौन सी नदियाँ गंगा नदी में दाएं से मिल रही हैं, कौन सी नदी जो है बाएं से मिल रही हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक नदी का पूरा कोर्स का अध्ययन करेंगे कि सिंगल नदी, जिससे आपको ये याद हो जाए। मेरा मकसद ये है कि जो नदी प्रवाहित हो रही है वो उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से होकर गुजर रही है, क्योंकि कभी कभी इस तरह के प्रश्न आते हैं कौन सी नदी के तट पर कौन सा नगर बसा है या कितने शहरों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले जो मुख्य नदी है उत्तर प्रदेश की, गंगा नदी। गंगा नदी लगभग उत्तर प्रदेश में 28 जिलों में बहती है और इसका कोर्स हम यहाँ से समझते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि गंगा नदी जो है हरिद्वार के बाद, हरिद्वार उत्तराखंड के बाद बिजनौर से प्रवेश करती है। आप यहाँ देख सकते हैं बिजनौर से इसका प्रवेश हो रहा है। उसके बाद मेरठ, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, ये होते हुए ये कहाँ पर चली जाती है, ये बिहार की ओर बढ़ जाती है। तो ये सारे जिलों के यहाँ पर नाम भी लिखे हैं। इसको आप स्वयं जब इसको एक बार मैपिंग करके देख लीजिएगा, ये बिल्कुल जो मैंने कोर्स आपको बताया इसी तरह से जो है बिजनौर से लेके और बलिया तक जो है ये पश्चिम, उत्तर से फिर पश्चिम, पश्चिम से फिर जो है सीधे पूर्व में ये जाकर कहाँ मिल जाती है, ये पटना में जो है इसका
आगे प्रवेश हो जाता है और वहाँ पर इसकी विभिन्न धाराएं मिलती हैं। तो अगर हम देखें तो मोटे तौर पर ये 28 जिलों से उत्तर प्रदेश के होकर गुजरती है। और जो गंगा का हल्दिया से प्रयागराज तक का जो जलमार्ग है उसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहते हैं। हल्दिया कहाँ पर है? हल्दिया पश्चिम बंगाल में है और प्रयागराज आप जानते हैं प्रयागराज जो है यहाँ पर है। तो ये गंगा नदी का कोर्स हो गया, इसमें अब बहुत ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। अब इसकी जो है दूसरी नदी जो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी की बात कर लेते हैं, इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सब गंगा नदी क्रम की ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है और इसका उद्गम बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल, बंदर पूंछ पहाड़ी है ये, और उसके पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद या यमुनोत्री ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है। मैदान में आने से पूर्व इसमें टोंस, गिरी तथा आसन नदियां मिलती हैं। उत्तराखंड में भी टोंस नामक नदी है, भले ही नीचे भी उत्तर प्रदेश में भी है लेकिन उत्तराखंड में भी एक टोंस नामक नदी है। तो इसमें टोंस, गिरी और आसन नामक नदियां भी मिलती हैं उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से पहले ही। और इसका प्रवेश कहाँ से होता है? सहारनपुर से, ये हमने बात कर ली। और सहारनपुर में एक प्लेस है फैजाबाद नामक स्थान है, फैजाबाद जिले की बात नहीं हो रही है, ये सहारनपुर में फैजाबाद नामक एक जगह है, वहां से इसका उत्तर प्रदेश में प्रवेश होता है। यमुना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में बहती, इन राज्यों में इसका प्रवाह होता है। और यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज आदि जिलों से होकर बहती है। अब इसका एक बार हम कोर्स यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं। अब इसको हम आपको जो है इसके माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सहारनपुर से इसकी उत्पत्ति हुई, उसके बाद जो है ये शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इधर दिल्ली में भी प्रवेश किया इसने। उसके बाद अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिर आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, इसके बाद बांदा, बांदा के बाद जो है कौसाम्बी, कौसाम्बी के बाद प्रयागराज में जाकर ये फाइनली गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये इसका जो है पूरा कोर्स हो गया। तो गंगा और यमुना दो जो है जो प्रमुख नदियां हैं उत्तर प्रदेश की, उनका आपने जो है पाथ देख लिया, किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से वो आगे बढ़ी। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और जो भी इनकी सहायक नदियां हैं उनका अध्ययन करते हैं और उनके बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम रामगंगा नदी की बात करेंगे। रामगंगा नदी जो है इसको रथवाहिनी भी कहते हैं। जहां जहां भी इनके प्राचीन नाम उपलब्ध हैं मैंने सभी को ब्रैकेट में लिख दिया है। तो रामगंगा या रथवाहिनी, तो रामगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? हिमालय की दूधा टोली श्रेणी जो कि पौड़ी गढ़वाल जिले में है, वहां से जो है इसका उद्गम होता है। और रामगंगा एक ऐसी नदी है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। शायद ये प्रश्न एक बार आया हुआ है। तो रामगंगा नदी कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। रामगंगा नदी कालागढ़, बिजनौर के मैदानी भागों से प्रवेश करती है। अब इसका जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश होता है वो बिजनौर से ही होता है। जिस तरह से गंगा नदी का बिजनौर में प्रवेश होता है उसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये रामगंगा नदी है। उत्तराखंड के बाद ये सबसे पहला जो है इसने कौन सा बॉर्डर पार किया? बिजनौर का। उत्तर प्रदेश में आने के लिए बिजनौर, उसके बाद आगे बढ़िए मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद का बॉर्डर भी टच किया, हरदोई। अब हरदोई में ये आकर जो है किससे मिल गई? हरदोई के बाद ये कन्नौज, और कन्नौज में इसका जो है संगम हो जाता है किससे? गंगा नदी में। और गंगा नदी में किस तरफ से मिल रही है? स्पष्ट तौर पे आप देख सकते हैं ये गंगा नदी में बाईं ओर से आकर मिल रही है। तो इसका संगम स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कन्नौज के निकट, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के गंगा नदी में बाईं ओर से आकर मिल जाती है। अब इसमें कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। मैदानी यात्रा के 24 किलोमीटर के उपरांत कोह नदी इसमें आकर मिलती है। यानी इसकी भी अगर सहायक नदी कभी पूछ ली जाए तो रामगंगा में कोह नदी आकर मिलती है।
और ये नदी 690 किलोमीटर बहने के उपरांत कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई आदि जिलों से इसका गुजरना होता है, यानी इसका बहाव होता है। और इस नदी पर सिंचाई के लिए कालागढ़ में एक बांध बनाया गया है, जो कि बहुत ही फेमस बांध है कालागढ़ में। आगे चलते हैं, अगली नदी को लेते हैं। रामगंगा के बाद आती है गोमती नदी। गोमती नदी आप यहां पर देख रहे हैं, पीलीभीत जिले से इसकी उत्पत्ति होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पीलीभीत जिले में पंगैली फुलहर ताल इसका पूरा नाम है। कॉमनली जो है हम लोग फुलहर ताल या फुलहर झील कहते हैं इसको। तो ये पंगैली फुलहर ताल या गोमत ताल नाम से ये फेमस है। इससे ही जो है गोमती नदी की धारा निकलती है। और पीलीभीत से यह शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर आदि जिलों में बहते हुए गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। गोमती की लंबाई 940 किलोमीटर है। गोमती व गंगा संगम पर प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव का मंदिर है। यूपी में ये भी पूछा जा सकता है आपसे यूपी जीके में कि मार्कंडेय महादेव प्रसिद्ध मंदिर जो है ये कहाँ पर है। तो इसका कहाँ पर है ये गोमती व गंगा का संगम। और ये संगम कहाँ पर हो रहा है? गाजीपुर में हो रहा है। यानी ये मंदिर कहाँ पर है? गाजीपुर में है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। और इसकी एक कुकरैल नदी भी जो है इसकी एक सहायक नदी। उसके अलावा जो है सई नदी भी है। कई सारी नदियां जो है गोमती की सहायक नदियां हैं। तो अब बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति हो गई शाहजहांपुर, लखीमपुर। इसको मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं जिससे आप इसको आसानी से देख पाएं। पीलीभीत से निकली है, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई के बॉर्डर से होते हुए बाराबंकी, लखनऊ। लखनऊ तो फेमस है, राजधानी इसी किनारे बसी हुई है। फिर अयोध्या को इसने पार किया, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर को भी टच किया। उसके बाद जो है ये जौनपुर, आजमगढ़ होते हुए कहाँ पहुँच गई? गाजीपुर। गाजीपुर में जो है ये गंगा नदी से मिल जाती है बाएं ओर से। तो ठीक है, अब इसके बाद जो है सई नदी, इसकी जो है सहायक नदी है। तो सई नदी की बात कर लेते हैं। सई नदी की उत्पत्ति आप देख रहे हैं किस जिले से हो रही है? हरदोई जिले से सई नदी निकल रही है। तो गोमती की सहायक नदियों में सई प्रमुख है, जो कि हरदोई के भिजवान झील से निकलती है। इसका उद्गम याद रखिएगा, किस झील से? भिजवान नामक झील है हरदोई में, यहां से निकलती है। और राजघाट जौनपुर में गोमती से जाकर मिल जाती। जौनपुर में राजघाट नामक स्थान है, वहां पर ये जाकर गोमती नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 715 किलोमीटर, यानी ये भी जो है अच्छी खासी लंबाई में बहती है सई नदी। इसका एक बार रूट यहाँ पर आप देख लीजिए। हरदोई से ये निकली, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर होते हुए जौनपुर में जो है राजघाट नामक स्थान पर जाकर ये गोमती नदी में मिल जाती है। और गोमती में ये किस तरफ से मिल रही है? गोमती में ये दाईं ओर से मिल रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। गोमती के बाद अब हम बात करते हैं घाघरा नदी की। घाघरा नदी की उत्पत्ति नेपाल से होती है, ये हमने पीछे भी पढ़ा था। और ये लखीमपुर और बहराइच की सीमा से, इसको आप बड़ा करके देखिए थोड़ा सा, तो ये है घाघरा नदी जो कि नेपाल से निकल रही है। और ये लखीमपुर और बहराइच की सीमा पर बहते हुए, देख लीजिए, लखीमपुर बहराइच की सीमा पर बहते हुए, फिर गोंडा बाराबंकी की भी सीमा पर बहते हुए, अयोध्या से होते हुए बस्ती, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, गोरखपुर के बाद देवरिया, देवरिया के बाद जो है ये जाकर आगे कहां पर? छपरा में जाकर ये जो है मिल जाती है। किस नदी में? गंगा नदी में। अब इसकी भी कई सारी सहायक नदियां हैं जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, उनको देख लेते हैं। तो घाघरा को करनाली भी कहा जाता है। कभी दूसरे नाम से आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। घाघरा नदी करनाली नदी है। इसका उद्गम तिब्बत के पठार पर स्थित मापचा चुंगो हिमनद से होता है। तो मापचा चुंगो हिमनद से ये होते हुए
तालकोट से लगभग 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है ये। और ये नदी पर्वतीय प्रदेश में कर्नाली और मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है। यानी जब तक ये पर्वतों पर बहती है, पहाड़ी प्रदेशों में बहती है, तब तक ये कर्नाली कहलाती है। और जैसे ही ये मैदान में उतरती है, इसको हम क्या कहने लगते हैं, घाघरा नदी कहते हैं। और इसके बहुत सारे और भी नाम हैं। घाघरा नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें कर्नाली, शिव, टीला, सेठी, बेरी, राप्ती और छोटी गंडक, ये सभी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। शीश पानी नामक स्थान से राज्य में ये प्रवेश करती है और आगे चल के अयोध्या में ये सरयू कहलाती है। अब ये शीश पानी कहाँ पर है, तो ये जो है लखीमपुर और बहराइच की सीमा पर एक स्थान है शीश पानी। वो एक बड़ी दरार गर्त है, वहीं से जो है इसका प्रवेश होता है और ये अयोध्या पहुंचते पहुंचते इसको सरयू कहते हैं। अब तो इसका ऑफिशियल नाम सरयू ही कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। और अयोध्या से आगे बढ़ने पर देवरिया के बरहज के पास इसमें राप्ती नदी आकर मिल जाती है। जो राप्ती इसकी सहायक नदी है वो जो है इसमें आकर मिल जाती है देवरिया के पास बरहज नामक स्थान पर। फिर यह उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है और छपरा के पास जो है ये गंगा नदी में जाकर समाहित हो जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। घाघरा या सरयू हमने देख लिया। अब घाघरा में शारदा नदी आके मिलती है, तो शारदा नदी किसकी सहायक नदी हो गई, घाघरा की सहायक नदी हो गई। शारदा नदी को हम काली नदी के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है ये, तो शारदा नदी, इसका प्रवेश उत्तर प्रदेश में कहाँ से हो रहा है, पीलीभीत से हुआ, फिर लखीमपुर, लखीमपुर से सीतापुर, सीतापुर से ये बहराइच की सीमा पर जाकर ये मिल जाती है। सीतापुर बहराइच की सीमा पर ये किसमें मिल जाती है, घाघरा में मिल जाती है। और घाघरा में किस तरफ से मिल रही है, दाईं ओर से ये मिल रही है। तो अब इसकी और क्या विशेषताएं हैं इसको जान लेते हैं। तो शारदा नदी का उद्गम कुमायूं हिमालय के मिलाप ग्लेशियर से होता है। प्रारंभ में इसे काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर इसकी उत्पत्ति होती है वहाँ पर जो है इसको काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। यानी जब ये प्रवेश कर रही है तो ये पीलीभीत और नेपाल की सीमा पर बहते हुए प्रवेश कर रही है। इसकी जो है एक सीमा रेखा बनाने का काम कर रही है। और ब्रह्मदेव के निकट यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। प्रदेश में यह सर्वप्रथम पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है, जो मैंने आपको बताया। सीतापुर के बासरा या बहराम घाट, सीतापुर में एक स्थल है बहराम घाट, वहाँ पर ये पहुँचकर करनाली या घाघरा नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये पूरा कोर्स आप समझ गए होंगे। शारदा नदी की उत्पत्ति मिलाप ग्लेशियर से होने के बाद पीलीभीत से लखीमपुर में बहते हुए, और सीतापुर और बहराइच की सीमा पर स्थान है बहराम घाट, जो कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है पर्टिकुलरली। वहाँ पर ये घाघरा नदी से मिल जाती है और घाघरा आगे चलकर फिर जो है गंगा में मिलती है। आगे चलते हैं, अगली नदी देखते हैं। अब शारदा की भी बात हो गई, अब हमारी अगली नदी कौन सी है, राप्ती नदी। राप्ती नदी का क्या कोर्स है इसको हम देखते हैं। तो राप्ती नदी का प्रवेश जो है उत्तर प्रदेश में बहराइच से होता है। ये थोड़ा सा इसको आप जूम करके देखिए तो आप जान पाएंगे। ये है हमारी राप्ती नदी और ये जो है बहराइच से इसने इंटर किया। श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर और देवरिया में जाकर ये जो है कहाँ पे मिल जा रही है, घाघरा नदी में जो है देवरिया में जाकर मिल जा रही है। तो इसके बारे में बाकी फैक्ट्स देखते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो राप्ती नदी का जो उद्गम है वो कहाँ पर है, रुकुमकोट नामक स्थान है नेपाल में। वहाँ से राप्ती नदी जो है चलती है। इसकी मुख्य सहायक नदी रोहिणी नदी है, जो कि गोरखपुर में राप्ती में बाईं ओर से मिलती है। इसीलिए जो है रोहिणी को गंगा की भी सहायक नदी कहा जाता है। और हालांकि ये जो है सहायक नदी किसकी है, रोहिणी की। प्रदेश के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर से बहती हुई देवरिया के बरहज नामक स्थान पर ये घाघरा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 640 किलोमीटर है।
तो यहाँ तक जो है आप समझ गए होंगे कि किस तरह से गंगा नदी की सहायक नदियाँ जो है आ रही हैं और उसमें मिल रही हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गंडक नदी की। गंडक नदी का मिलन वैसे तो गंगा नदी में उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, उत्तर प्रदेश से बाहर यानी बिहार में होता है, लेकिन चूंकि ये गंडक नदी उत्तर प्रदेश में बहती है तो इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। ये है गंडक नदी, नेपाल से आ रही है और ये किस तरह से चल रही है, ये महाराजगंज और कुशीनगर के बॉर्डर से होते हुए जो है निकल जाती है। कहाँ पर ये निकल जाती है, बिहार के लिए। तो बहुत ज़्यादा ये प्रवाहित उत्तर प्रदेश में नहीं होती है, लेकिन चूंकि ये एक बॉर्डर या एक सीमा रेखा बनाती है महाराजगंज कुशीनगर का, किससे, बिहार के साथ में, तो इसका प्रवाह जो उत्तर प्रदेश के थ्रू हो रहा है। अब गंडक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो ये नेपाल में शालिग्रामी या नारायणी कहा जाता है, जिसके बारे में हमने आपसे बात कर ली है। इसकी दो मुख्य सहायक नदियां हैं, पश्चिम में काली नदी और पूर्व में त्रिशूल गंगा। ये दो इसकी जो है सहायक नदियां हैं। शिवालिक श्रेणी को यह त्रिवेणी नामक स्थान पर पार करती है और नेपाल से निकलने के बाद प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों के सीमा पर बहते हुए पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। यानी ये गंगा में कहाँ पर मिल रही है, पटना के पास जाकर ये गंगा नदी में मिल रही है। इसकी कुल लंबाई जो है 425 किलोमीटर है। अब अगली कौन सी नदी हम देखेंगे, तो अगली नदी है हमारे पास सोन नदी। ये भी जो है गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। सोन नदी के बारे में क्या फैक्ट हैं, सोन नदी की जो उत्पत्ति होती है वो सेसा कुंड नामक स्थान है। सेसा कुंड का मतलब ये कुंड होगा, कोई तालाब या जो है इस तरह का कुंड होगा, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों में होता है। अमरकंटक की पहाड़ियों से कई सारी प्रायद्वीपीय नदियां निकलती हैं, तो और पठारी नदियां भी निकलती हैं। तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों में से सेसा कुंड नामक स्थान से इसकी उत्पत्ति होती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों से होकर ये बहती है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। सोन नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जिनमें एक नदी है रिहंद। रिहंद आप जानते हैं सोनभद्र में है और इस पर एक बांध भी बना है, रिहंद बांध। दूसरी एक नदी है कनहर, जिसको आप कहीं कहीं कुन्हड़ भी लिखा पढ़ सकते हैं। बनास नदी, गोपद नदी और उत्तरी कोयल नदी, ये सब छोटी छोटी नदियां हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश में जो है सम्मिलित रूप से बहती हैं। ये सभी सोन नदी की सहायक नदियां हैं। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। तो सोन नदी की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, सेसा कुंड से हो रही है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये सेसा कुंड यहाँ पर होगा। इसके बाद जो है ये मिर्जापुर सोनभद्र में बहती हुई जो है बिहार में प्रवेश कर जाती है और आगे चलकर ये पटना के निकट जो है गंगा नदी में जाकर इसका संगम हो जाता है। ये गंगा नदी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये आके इस तरह से जाकर ये गंगा नदी में मिल जाएगी। अब गंगा की अगली सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश में ही गंगा के साथ मिल जाती है, वो नदी है टोंस नदी। टोंस नदी को हम तमसा नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये तमस कुंड नामक स्थान है मैहर के पास में। मैहर कहाँ पर है, मैहर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो मैहर के पास तमस कुंड से इसकी उत्पत्ति होती है और ये जो है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से ही इंटर करती है और प्रयागराज में जाकर जो है ये गंगा नदी में अपना संगम बनाती है। तो ये इसकी कहानी हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोंस नदी है। टोंस नदी ये यहाँ से निकली, ये मध्य प्रदेश में बह रही है, फिर ये प्रयागराज में पहुंची बॉर्डर से और ये गंगा नदी की मुख्य धारा में जाकर मिल गई। मिलने से पहले इसमें बेलन नदी आकर मिलती है। बेलन नदी के बारे में भी पता करते हैं। बेलन नदी जो है मुख्यतः सोनभद्र में से बहती हुई आकर प्रयागराज में टोंस नदी में ही मिल जाती है। तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसका उद्गम मैहर के निकट तमसा कुंड कैमूर श्रेणी में जो है मध्य प्रदेश से होता है और टोंस की प्रमुख सहायक नदी बेलन नदी है। टोंस एवं गंगा नदी का संगम सिरसा नामक स्थान है प्रयागराज में, वहां पर ये गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 265 किलोमीटर है। तो अगर देखा जाए तो नदियों के हिसाब से जो है काफ़ी कम लंबाई है इसकी। और टोंस नामक एक और नदी है, यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा।
कि सेम नाम की एक और नदी है टोंस, जो यमुना की सहायक नदी है और इसका उद्गम बंदरपूछ की पहाड़ी उत्तराखंड से होता है, परंतु यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। तो ये जो दूसरी वाली टोंस नदी है ये यमुना की सहायक नदी है, जिसकी उत्पत्ति वहीं पर होती है जहां से यमुना नदी निकलती है और वो वहीं पर पास में ही यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। उत्तर प्रदेश से उसका कोई संबंध नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसका प्रवाह ही नहीं होता है, लेकिन दोनों नाम सेम है। गंगा की सहायक नदी टोंस है और यमुना की भी सहायक नदी टोंस है, तो इसमें जो है कभी कंफ्यूज मत होइएगा। एक नाम की वैसे भी कई सारी नदियां हैं भारत में। आगे चलते हैं, कर्मनासा नदी। हमने बेलन और टोंस की बात कर ली, अब हम कर्मनासा नदी की बात करते हैं। पहले कर्मनासा नदी के बारे में जान लेते हैं। कर्मनासा नदी को एक अपवित्र नदी माना जाता है जैसी कि मान्यता है, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जल भी नहीं छूना चाहिए। ये एक अपवित्र नदी है। अब इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक बातें हैं जिसको आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये सब, जो है हम लोग को पता भी होनी चाहिए। तो कर्मनासा जो है एक तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर बहती है। किन जिलों में बहती है उसको हम डिस्कस करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि जब ये आकर गंगा नदी में मिल जाती है उसके बाद जो है ये इसका जल पवित्र हो जाता है। कुछ दूसरी मान्यताएं हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म का जब प्रसार हो रहा था तो इसके उस पार जो है, यानी उत्तर प्रदेश के दूसरी तरफ जहाँ से कर्मनासा नदी का जो है बॉर्डर ख़त्म होता था, उसके उस पार बिहार शुरू होता था, उधर बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था। तो उस समय कुछ लोगों ने इस तरह की मान्यताएं दी कि जो है चूँकि बौद्ध धर्म इसके बाद शुरू होता है और एक अपवित्र धर्म है इस तरह से, तो उस कारण जो है इसको एक अपवित्र नदी माना गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं हैं कर्मनासा नदी के बारे में, तो कुल मिलाकर इसको एक अपवित्र नदी माना जाता है। अब इसके पीछे क्या क्या मान्यताएं हैं ये आप पढ़िएगा। तो कर्मनासा नदी जो है गंगा की एक सहायक नदी है। ये बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती है। तो बिहार के कैमूर जिले में कैमूर श्रेणी से निकलती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से मैदानी भागों में बहते हुए आगे बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। उत्तर प्रदेश में यह नदी सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से होकर बहती है और बिहार में बक्सर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। तो अगर इसको हम देखें जो है तो इसकी उत्पत्ति बिहार में ही होती है। ये सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली से होते हुए फिर जाकर जो है ये बिहार में ही मिल जाती है। बक्सर के समीप जाकर ये गंगा नदी में जो है इसका संगम हो जाता है। तो ये कर्मनासा नदी है। कर्मनासा नदी के बारे में हमने देख लिया। अब हम यमुना की सहायक नदियों पर चर्चा करेंगे कि यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली नदी जो है हिंडन नदी। हिंडन आप जानते हैं गौतम बुद्ध नगर में जो है काफ़ी फेमस है उत्तर प्रदेश में। और हिंडन नदी का जो पुराना नाम है हर नंदी। ऐसा लगता है कि ये तत्सम और तद्भव का इसमें आपस में संबंध है, क्योंकि संस्कृत नाम इसका जो है हर नंदी है, जो कि प्राचीन पुराणों में जो इसका उल्लेख मिलता है। तो ये नदी ऊपरी शिवालिक की तलहटी से निकलकर गंगा व यमुना नदियों के बीच सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठपुर, बागपत और गाजियाबाद में लगभग 400 किलोमीटर बहते हुए गौतम बुद्ध के नगर ग्राम मोमना थाल के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसको देख लेते हैं, समझ जाएंगे आप हिंडन नदी का क्या कोर्स है, किस तरह से ये बह रही है। चलिए सबसे ऊपर चलते हैं, ये हिंडन है। तो हिंडन नदी सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में इसने प्रवेश किया। सहारनपुर के बाद शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद होते हुए और ये आ गई गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में ये कहाँ पर मिल गई? गौतम बुद्ध नगर में ये मिल गई यमुना नदी से, क्योंकि ये यमुना नदी की सहायक नदी है। और ये किस ओर से मिल रही है? बाईं ओर से आकर मिल रही है। तो ये हिंडन नदी हो गई, जिसका संस्कृत नाम है हर नंदी। हिंडन नदी के बाद यमुना नदी में एक और प्रमुख नदी मिलती है जो उसकी सहायक नदी है, वो है चंबल नदी। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमवाती नदी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सभी पुराने नाम हैं जो पौराणिक रूप से इसके उल्लेख मिलते हैं। चरमवाती। अब ये चंबल नदी है, इसका उद्गम जो है बहुत आपने पढ़ा होगा, जना पाव की पहाड़ियाँ हैं
महू नामक स्थान पर मध्य प्रदेश में, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास। ये जो है चंबल की, क्योंकि चंबल जो है बहुत लंबे जो है भूभाग में बहती है और इसमें कई सारी सहायक नदियाँ मिलती हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के राज्यों की सीमा का निर्धारण करती है और आगरा व इटावा की सीमा पर बहते हुए औरैया के मुरादगंज के पास इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर पंचनदा नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। तो ये इसके बारे में प्राथमिक जानकारी हो गई। देख लेते हैं ये है चंबल नदी। चंबल नदी आप देख रहे हैं, इधर क्या है, ये मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर जो है ये बहते हुए आगे बढ़ रही है। इस तरह से ये बढ़ती है और आगरा से जो है उत्तर प्रदेश में जो है इसका प्रवेश हो जाता है। आगरा के बाद ये जो है इटावा और औरैया इसमें बहते हुए, औरैया में जो इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक स्थान है पंचनदा, वहाँ पर 5 नदियों का संगम होता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और पर्यटन स्थल भी है वो। तो पंचनदा नामक स्थान पर, जो कि मुरादगंज के पास पड़ता है, वहाँ पर ये जो है मिल जाती है। कहाँ पर? मुख्य धारा में यमुना की। और यमुना में किस तरफ से मिल रही है? यमुना में इसका मिलन हो रहा है दाईं ओर से, ये भी याद रखिएगा। और इसके बारे में और क्या आपको बताया जा सकता है फैक्ट? इसकी अनियमित जलधारा ने नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में काफ़ी गहरी और नालिकाओं का निर्माण किया है, जो कि चंबल के बीहड़ों के नाम से प्रसिद्ध है। तो चंबल नदी जहाँ जहाँ से बहती है वहाँ पर बीहड़ का निर्माण करती है, यानी वो जमीन उपजाऊ नहीं रह जाती है। वहाँ पर प्रमुख समस्या क्या है? अवनालिका अपर्दन होता है। तो अगर आप जो है कभी इटावा, औरैया और इस एरिए में जाएं तो आप देखेंगे जो है चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ पाई जाती हैं, रेगिस्तानी जैसा बिल्कुल इलाका दिखता है वो। और ये जो है कभी वहाँ के दस्यु यानी डाकुओं के लिए जो है एक पनाह स्थल था, जो है चंबल का जो बीहड़ था। तो ये बीहड़ जो है बनाने का काम चंबल नदी करती है, जहाँ जहाँ से भी ये गुजरती है। और चंबल नदी पर कई सारे प्रमुख बांध बनाए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उनमें से गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध ये जो है प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। चंबल के बाद एक प्रमुख नदी है बेतवा, जो यमुना की सहायक नदी है। और बेतवा जो है ये भी, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? मध्य प्रदेश से होती है। तो इसका उद्गम कहाँ है? कुमरा गांव, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। कुमरा गांव है रायसेन जिले में मध्य प्रदेश के, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। और ये मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर से बहते हुए ललितपुर, झांसी और जालौन से होते हुए हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसका अगर हम कोर्स समझें तो ये मध्य प्रदेश में तो इसने अपना बहा, उसके बाद जो है बेतवा नदी जो है ललितपुर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। ललितपुर से प्रवेश करने के बाद झांसी और जालौन ये होते हुए हमीरपुर पहुंचती है। हमीरपुर में जो है ये यमुना नदी से मिल जाती है। और यमुना नदी में किस तरफ से मिल रही है? दाईं ओर से ये मिल रही है। तो बेतवा कितने जिलों में प्रवाहित हो रही है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी, जालौन और हमीरपुर, कुल 4 जिलों में ये उत्तर प्रदेश के प्रवाहित हो रही है। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है धसान, इसको भी यहीं पढ़ लेते हैं। धसान नदी मध्य भारत में बहने वाली बेतवा की सहायक नदी है, जिसमें बाईं ओर से आकर मिलती है। ये देखिए धसान नदी यहाँ पर नीले रंग से है, तो मैं यहाँ पर लाल पेन ले लेता हूँ। ये धसान नदी है। धसान नदी ये जो है मध्य प्रदेश में ललितपुर से टच करते हुए महोबा से इंटर करती है, हमीरपुर में होते हुए जालौन में जाकर ये बेतवा नदी की मुख्य धारा में मिल जाती है। और फिर यहीं से बेतवा नदी आगे बढ़ती है, हमीरपुर में जाकर जो है ये किस में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश के ललितपुर के जिले के साथ मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण भी करती है। तो ये बेतवा हो गई और उसकी सहायक नदी धसान हो गई। अब केन नदी की बात कर लेते हैं। केन नदी भी जो है एक प्रमुख नदी है, सहायक नदी है प्रमुख किसकी?
यमुना नदी की, और ये उत्तर प्रदेश में केवल बांदा जिले में प्रवेश करती है मध्य प्रदेश से निकलने के बाद, और बांदा जिले में ही ये जाकर जो है यमुना नदी से मिल जाती है, यमुना से अपना संगम कर लेती है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में केन नदी बांदा में यमुना में मिल रही है और दाईं ओर से मिल रही है। अब कुछ महत्वपूर्ण इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। केन नदी का उद्गम भी कैमूर पहाड़ियों से होता है। कैमूर पहाड़ियों से निकलकर ये बुंदेलखंड से गुजरती हुई बांदा में प्रवेश करती है। ये बुंदेलखंड कौन सी बात हो रही है? जो मध्य प्रदेश का रीजन है बुंदेलखंड में। और केन नदी एवं यमुना नदी का संगम भोजहा नामक स्थान है बांदा में, वहां पर जो है इसका संगम हो रहा है यमुना नदी से। इसकी कुल लंबाई 308 किलोमीटर है, यानी केन नदी की कुल लंबाई कितनी है? 308 किलोमीटर है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक नदी यहाँ पर छूट गई थी जिसका हमने जिक्र तो किया था लेकिन उसको दर्शाया नहीं था, उसको देख लेते हैं। ये है सिंध नदी। सिंध नदी क्या है? ये जो है यमुना की ही सहायक नदी है, और यूं कह लें तो ये चंबल की भी सहायक नदी है। तो ये नदी राजस्थान के टोंक जिले के नैनवास नामक स्थान से निकलकर जगमनपुर जालौन के उत्तर में जमुना नदी से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। तो सिंपल सा कोर्स है। ये सिंध नदी जो है निकल रही है राजस्थान के टोंक जिले से, और टोंक जिले से निकलने के बाद जो है ये जालौन में प्रवेश करती है, और जालौन में जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये सिंध नदी है। इसको काली सिंध के नाम से भी जानते हैं। कहीं पर काली सिंध शब्द आ जाए तो यही नदी है वो, चाहे इसको सिंध कह लीजिए चाहे काली सिंध कह लीजिए। तो यमुना नदी में कौन सी नदी कहाँ मिल रही है, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पूरा तो हमने देख लिया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन सी नदी कहाँ मिल रही है। तो सबसे पहले यमुना नदी में टोंस का मिलन कहाँ हो रहा है? ये उत्तराखंड में ही हो जा रहा है। यमुना नदी में गिरी नदी का मिलन कहाँ पर होता है? ये भी उत्तराखंड में हो रहा है। ये सभी नदियां जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंचने पाती हैं। यमुना नदी में एक आसन नदी मिलती है, ये भी उत्तराखंड में ही मिल जाती है। तो टोंस, गिरी और आसन, यहाँ पर टोंस मैंने कहा था दो नदियां हैं, एक गंगा नदी की सहायक नदी भी टोंस है, एक यमुना की भी है। लेकिन यमुना की जो सहायक नदी टोंस है ये उत्तराखंड में ही जो है निकलती है, उत्तराखंड में ही यमुना से मिल जाती है। तो ये तीनों नदियां टोंस, गिरी और आसन ये उत्तराखंड तक ही सीमित है, इनका उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं होता है, और यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना में सिंध नदी जिसकी अभी हमने बात की, काली सिंध की, ये जगमनपुर जो है जालौन के पास आकर मिल जाती है यमुना में। यमुना में चंबल कहाँ मिलती है? मुरादगंज औरैया के पास मिलती है। ये जो हमने बताया था पचनदा नामक एक फेमस प्लेस है वहां पर। यमुना में बेतवा नदी का संगम कहाँ पर होता है? हमीरपुर के पास होता है। सब रिकॉल करिए जो अभी हमने पढ़ा है। यमुना में केन नदी कहाँ पर मिलती है? तो भोजहा नामक स्थान है बांदा में, वहां पर मिलती है। और हिंडन नदी जो सबसे उत्तर में थी वो नोएडा के पास जो है यमुना में मिलती है। तो ये यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं, और इसमें से जो नीचे की नदियां हैं 5 नदियां, ये जो है उत्तर प्रदेश में इनका प्रवाह है, और उत्तर प्रदेश में ही यमुना में इनका मिलन होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से जो है उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख नदियां हैं उनके किनारे बसे कौन कौन से शहर हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले गंगा नदी की बात करते हैं। गंगा नदी के किनारे कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, इलाहाबाद और गाजीपुर, ये कुछ प्रमुख नगर हो गए। वैसे तो 28 शहर हैं जो इसके किनारे बसते हैं। उसके बाद यमुना नदी के किनारे मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, कौसाम्बी, हमीरपुर, ये जो है कुछ प्रमुख नगर हो गए। सरयू नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर कौन से हैं? सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। गोमती नदी की बात कर लें तो लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी। रामगंगा नदी के किनारे बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली और बदायूं। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और बहराइच, ये प्रमुख शहर हैं जो इसके किनारे बसे हुए हैं। अब इन नदियों पर कई सारे बांध बनाए हुए हैं जिनसे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है।
तो ये बांध कहाँ कहाँ पर हैं, किन नदियों पर हैं, इनका नाम क्या है, ये देख लेते हैं। तो जिरगो जलाशय या जिरगो बांध जो है ये कहाँ पर है, ये जिरगो नदी पर है। ये छोटी नदी है, मिर्जापुर में ये स्थित है। आरौरा बांध ये गराई नदी पर है, मिर्जापुर में। मेजा बांध निर्माणाधीन है ये बेलन नदी पर बन रहा है। बेलन नदी आपने देखा था, सोनभद्र से होके निकलती है और जाकर जो है प्रयागराज में मिल जाती है। तो ये जो है मिर्जापुर में है। अदवा, ये अदवा नदी पर है मिर्जापुर में। रामगंगा बांध का नाम है रामगंगा नदी पर। धामपुर नामक स्थान है बिजनौर, वहाँ पर है। गोविंद वल्लभ सागर पंत रिहंद बांध, जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं, ये रिहंद नदी पर है। पिपरी नामक स्थान है सोनभद्र में। ओबरा परियोजना आपने सुना होगा, बांध जो है तो रिहंद नदी पर है, ये भी सोनभद्र में है। काठी रामगंगा नदी पर बिजनौर में। माता टीला बांध कई बार पूछा गया एग्जाम में, बेतवा नदी पर है, झांसी जिले में इसकी स्थिति है। मुसाकहंद ये करनासा नदी पर है, चंदौली में। कालागढ़ रामगंगा नदी पर, कालागढ़ नामक स्थान पर। मौदहा बांध बिरमा नामक एक नदी है, हमीरपुर में। आगे चलते हैं। सुकमा डुकमा बांध पूछा जा चुका है, ये बेतवा नदी पर है, झांसी में स्थित है। चंद्रप्रभा नदी पर, चंदौली में। कनहर नदी पर, सोनभद्र में। परीक्षा बांध कई बार पूछा गया है, बेतवा नदी पर है, झांसी में। इसके बाद गढ़वा, ये गढ़वा नदी पर है, चित्रकूट में। जामनी बांध जामनी नदी पर, ललितपुर में। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर, महोबा पे। तो ये सब बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, जो स्थानीय नदियां हैं, इनका नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन इसके माध्यम से आप ये जान जाएंगे कि ये भी नदियां जो है उत्तर प्रदेश में बहती हैं। झलारपुर ये करदिया नदी पर है, महोबा में। रोहिणी नदी पर, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है, ललितपुर में। शहजाद नदी पर, ललितपुर में। गोविंद सागर शहजाद नदी पर, ललितपुर में। सजनाम नदी पर, ललितपुर में। और पथराई बांध जो है पथारी और सुखनाई नदी पर, झांसी में स्थित है। तो ये सारे जो है प्रमुख बांध हो गए उत्तर प्रदेश के, और वो नदी और उनकी स्थिति हमने यहाँ पर देख ली। तो दोस्तों ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर रहा, लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपका जो उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है। और एक या दो बार अगर आप इसको देखेंगे तो पूरा जो है मैप आपके मानस पटल पर छप जाएगा, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में नदियों का प्रवाह हो रहा है, कहाँ पर कौन सी नदी किससे मिल रही है, कहाँ पर संगम हो रहा है, दाएं से मिल रही है कि बाएं से मिल रही है। तो जितने तरह के प्रश्न बनते हैं सब तरह के प्रश्न देने में आप सक्षम हो सकेंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।